स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे अस्माकं पाठः इदानीं प्रथमानने गुणप्रसङ्गे प्रवर्तते। यत्र आचार्य वामनाभिमतान् गुणान् निरूपयित्वा मम्मटाचार्यदिशा तेषां वामनोक्तगुणानां कृत्तगुणेषु अन्तर्भावं प्रदर्शयतः मम्मटाचार्यस्य मतम् इदानीम् अनुवदति पण्डितराजः इत्यत्र अस्माकं पाठः प्रवर्तते। तत्र अद्यतनपाठस्य प्रारम्भो भवति। एवं च सर्वत्र व्यञ्जके अस्याः पंक्तेः पश्यन्तु। अब बोला कि माधुर्यं तो परेषाम् अस्मत् अभ्युपगतं माधुर्य व्यंजकमेव। अन्य लोगों का अर्थात आचार्य वामन का जो माधुर्य है वो तो हमारा जो माधुर्य व्यंजक रचना है उसमें ही उसका अंतर्भाग हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम माधुर्य की व्यंजक जो रचना है उसमें ही उसको हम मान लेंगे माधुर्य गुण को। तो अब बात ये आती है कि वस्तुतः जो रचना होती है वो तो गुण की व्यंजिका होती है ना। गुण तो नहीं होती, वो तो गुण तो बोलते हैं कि इनके मत में भी गुण क्या है, रसनिष्ठ होता है। तो बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हमने अंतर्भाव किया वो हमने ओजो गुण की व्यंजक रचना में किया, माधुर्य गुण की व्यंजक रचना में किया, अथवा प्रसाद गुण की व्यंजक रचना में किया। तो वहाँ पर आपने मधुर शब्द आदि प्रयोग क्यों किए, माने व्यंग्य जो है गुण, उस गुण परक व्यवहार क्यों किया, व्यंग्य शब्द का प्रयोग क्यों किया व्यंजक के लिए। ठीक है, रचना होती है व्यंजक और गुण होता है व्यंग्य। तो रचना के लिए व्यंग्यवाचक गुण शब्द जो भी हैं माधुर्य आदि उनका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं भैया वो लाक्षणिक प्रयोग है ना। क्योंकि हमने अंतर्भाव तो किया है ओजो गुण की व्यंजक रचना में, वो इनका श्लेषोदारता प्रसाद आदि गुणों का, समाधादि गुणों का, समाध्यादि गुणों का। तो व्यंजक में माने ओजो व्यंजक रचना में अंतर्भाव करने पर भी उसी रचना को यदि हम क्या कहेंगे वो गुण माने व्यंग्य परक व्यवहार उसके लिए करेंगे है ना व्यंजक में, तो वो लक्षणा से होगा। ठीक है, यानी ओजो व्यंजक रचना को यदि आप ओज कहोगे या माधुर्य कहोगे या प्रसाद कहोगे तो वो किससे होगा, लक्षणा से संभव है ऐसा व्यवहार। तो वही बोलते हैं प्रयोगो भक्तः। भक्तः अर्थात लाक्षणिकः। भक्ति शब्देन अत्र लक्षणाग्राह्या तस्याः आगतः अर्थः। आगतो नाम उपस्थितः अर्थः भक्तः। जो शब्द जो अर्थ लक्षणा से उपस्थित होता है उसको हम भक्त कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे समता। तो अभी तक तो क्या बताया कि कृत्त गुणों में अंतर्भाव दिखाया है ना, कि आपके ये जो गुण हैं उनका हम इस प्रकार से अपने माधुर्य ओज और प्रसाद में इनका अंतर्भाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तत्त गुणों में अंतर्भाव दिखाया वामनाभिमत गुणों का। अब दूसरे गुणों का भी खंडन करते हैं, माने इन चार के अलावा श्लेष, उदारता, प्रसाद और समाधि के अतिरिक्त जो गुण हैं उनका भी खंडन करने के लिए अब यहाँ से बताते हैं आचार्य जगन्नाथ। समता तो सर्वत्र अनुचितैव। अब देखो समता क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो शब्दगत जो समता गुण था ना वो क्या था कि जिस विधि से उपक्रम किया है उसी विधि का उपसंहार पर्यंत निर्वाह करना है ना। येन विधिना उपक्रमो विहितः काव्यस्य तस्य विधेः
उपसंहारं यावन् निर्वाहः यः अस्ति स एव समता नामा गुणः अस्ति, उसी को समता नामक गुण बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो आपको याद हो तो हरिर माता हरिर पिता इत्यादि करके जो है ना हरिफ पिता है ना, तो उसमें बोलते हैं कि वो तो सर्वत्र अनुचित ही है। क्यों? क्योंकि प्रतिपाद्य उद्भटत्वाभ्याम एकस्मिन्नेव पद्ये मार्गभेदस्य इष्टत्वात्। हाँ देखिए, मार्ग भेद जो होता है वह एक ही पद्य में इष्ट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस विधि में उपक्रम किया है, प्रारंभ किया है लिखना, उसी विधि से उपसंहार भी किया जाए। क्यों? क्योंकि मार्ग भेद तो इष्ट होता है कवि को। मार्ग भेद क्यों इष्ट होता है भैया? तो कहते हैं प्रतिपाद्योद्भटत्वाभ्याम एकस्मिन्नेव पद्ये। क्या होता है, प्रतिपाद्य जो है यदि वो उद्भट है ना, तो उसका जो मार्ग है वो उद्भट मार्ग होगा, और यदि प्रतिपाद्य जो विषय है वो अनुद्भट है तो अनुद्धत है, तो उसका मार्ग जो है उसकी रचना है वो अनुद्धता रचना होगी। तो प्रतिपाद्य की दृष्टि से रचना का उद्धत होना और अनुद्धत होना, ठीक है, कोमल होना, ये तो गुण है काव्य का। और आप कह रहे हो कि नहीं, एक ही विधि का अनुसरण करना चाहिए पूरे काव्य में, पूरे पद्य में, है ना, विधि को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर आपने जिस विधि से प्रारंभ कर दिया है उसी विधि का निर्वाह कीजिए अंतिम तक, सो बात ठीक नहीं है, ऐसा यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ का कहना है। ठीक है, समता तो सर्वत्र अनुचित ही। समता जो आपने बताया वो तो सर्वत्र अनुचित ही है। क्यों? क्योंकि प्रतिपाद्योद्भटत्वाभ्याम एकस्मिन्नेव पद्ये, एक ही पद्य में क्या होता है, कहीं पर वाच्य जो होता है वो उद्भट होता है, उद्धत होता है, और कहीं पर अनुद्धत होता है। तो उद्धत वाच्य को कहने के लिए रचना उद्धता होती है, औद्धत्य होता है रचना में, और अनुद्धत वाच्य को, कोमल वाच्य को कहने के लिए कोमला रचना होती है। तो ये मार्ग भेद जो है वो तो इष्ट होता है कवि को, है ना, काव्य में। तो आपने बोला कि नहीं, मार्ग भेद का नहीं होना क्या है, गुण है, तो ये तो अनुचित बात है, क्योंकि कवि समवाय में मार्ग भेद जो है प्रतिपाद्य माने वाच्य की दृष्टि से वो तो इष्ट होता है ना। तो इसलिए समता गुण तो सभी जगह कैसा है, अनुचित है। तो उसके लिए बताते हैं, देखिए आप कोई ऐसे विद्वान व्यक्ति को बोल रहे हैं जो अपने को कवि मानता है ना, बहुत बड़ा कवि मानता है ना, जिसको सुकवित्वाभिमान है, ऐसे व्यक्ति को कोई विद्वान बोलता है निर्माणे यदि मार्मिकोसि नितराम अत्यंत पाकद्रवन मृद्वीका मधुमाधुरी मदपरी हारोद्धुराणं निगिराम काव्यं तर्हि सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां नो चेत् दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्तात् बहिर्मा कृथाः। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो आप देखते हैं ना पूर्वार्ध में थोड़ा उद्धत वाच्य है, तो वहाँ पर जो रचना है वो उद्धता रचना है, ठीक है। लेकिन उत्तरार्ध में जब देखेंगे ना आप पद्य के, तो वहाँ पर कोई समास नहीं है, एकदम अनुद्धत है वाच्य, कोमल वाच्य है, तो वहाँ पर कोमला रचना है। तो यहाँ पर जिस क्रम जिस विधि से उपक्रम किया गया काव्य का, उस विधि से उपसंहार नहीं किया गया। तो अर्थ ये है कि यदि तुम एतादृश काव्यम गिराम काव्यम निर्माणे, है ना, एतादृश गिराम निर्माणे मार्मिकोसी तदा सुखेन काव्यम कथय मादृशाम सम्मुखे काव्यम सुखेन कथय। अगर तुम इस प्रकार की वाणियों के निर्माण में कुशल हो, ठीक है, अब वो वाणी कैसी है बताएंगे, लेकिन अगर तुम इस प्रकार की वाणी को कहने में कुशल हो, तो तुम मुझ जैसे लोगों, मुझ जैसे माने
ये विद्वानों की सभा है, यहाँ पर किसी की भी कविता नहीं चल सकती। तो मादृशाम अर्थात विबुधानाम मादृशाम सम्मुखे, हम जैसे विद्वानों के सामने काव्य तभी करो जब तुम इस प्रकार की वचनों के निर्माण में कुशल हो। अब कैसे वचनों का निर्माण है भाई? तो ऐसा नहीं कुछ भी अनुष्टुप जोड़ करके आपने श्लोक बोल दिया। वो काव्य वाक्य कैसे होने चाहिए, वाणियाँ कैसी होनी चाहिए? तो उन वाणियों के लिए आता है विशेषण अत्यंत पाक द्रवन मृद्विका मधुमाधुरी मदपरिहारोद्धुराणाम। देखो नितराम माने अतिशयेन, ठीक है, अतिशयेन अत्यंतो यह अस्ति पाकः, ठीक है, माने ठीक से जो पकी हुई है, ठीक है। अत्यंत पाकेन द्रवन्त्याः मृद्विकायाः, ठीक है, अच्छे से पक जाने के कारण मानो जिसमें से रस निकल रहा है ना, ऐसी मृद्विका, ठीक है। मृद्विका बोलते हैं द्राक्षा को, है ना, ये जो अंगूर होता है ना उसको मृद्विका बोलते हैं, द्राक्षा, ठीक है। तो अत्यंत पक जाने के कारण जिसमें से द्रवित हो रहा है, जो द्रवित हो रही है माने जिसमें से रस निकल रहा है, ऐसी जो मृद्विका है ना, माने द्राक्षा अंगूर, तादृश्याः मृद्विकायाः यास्ति मधुमाधुरी, उसकी जो मिठास है, ठीक है, मधुर रसस्य यास्ति माधुरी, उस मृद्विका की जो है मधुमाधुरी, ठीक है, उस मधुमाधुरी का जो है मद, है ना। देखो अत्यंत पाक के कारण द्रवित होती हुई द्राक्षा का जो माधुर्य है, उस माधुर्य का जो मद है, ठीक है, उस मद के क्या है, परिहारे, उस मद का परिहार करने में, उस मद को समाप्त करने में जो क्या है, उद्धुर हैं, ठीक है, शक्त हैं, सामर्थ्यवान हैं, ऐसी वाणियां। समझे आप लोग कितनी विलक्षण अर्थ है ये? देखो अत्यंत पक जाने के कारण जो द्रवित हो रही है, जिनमें से रस निकल रहा है, ऐसी जो ये द्राक्षा मृद्विका, उस मृद्विका में जो क्या है, उस मृद्विका की जो मधुमाधुरी है, ठीक है, मधुर रस की जो माधुरी है ना, उस माधुरी का जो मद है, अभिमान है ना, हम सर्वातिरेकेण मधुरा अस्मि, ऐसा जो उसका अभिमान है, उस अभिमान को समाप्त करने में जो समर्थ है, यदि ऐसी वाणियां तुम बोल सकते हो ना, माने ऐसे तुम वाणी बोल सकते हो जिससे द्राक्षा की भी जो माधुरी है वो भी तुच्छ हो जाए, इतनी मधुर अगर आप वचन कर सकते हो तो ही क्या करना, हमारे सामने काव्य कहना। तर्हि तदा हे सखे सुखे न काव्यम कथय, तो तुम सुखपूर्वक काव्य कहो। कहाँ? मादृशानाम सम्मुखे, है ना। हम जैसे लोगों के सामने काव्य कब कहना चाहिए? जब तुम इस प्रकार के वचनों के निर्माण में समर्थ हो। बोले अगर नहीं हो तो क्या करना है? तो बोलता है नोचेत, अगर नहीं हो तो दुष्कृतम आत्मना कृतमेव, आत्मना कृतम दुष्कृतम यथा स्वान्तात् बहिर्नानेयम भवति, अपने द्वारा किए हुआ पाप जैसे अपने मुख से प्रकाशित नहीं करते, ऐसे ही तुम अपने मुख से अपने काव्य को बाहर मत निकालो। कितनी बढ़िया बात बोली देखो, है ना, कि अपने मुख से अपने काव्य को वैसे ही बाहर मत निकालो जैसे अपने द्वारा किया हुआ पाप अपने मुख से नहीं कहा जाता, ऐसे ही तुम चुप रहो। जैसे कोई पापी व्यक्ति अपने पाप के विषय में मौन रहता है, ऐसे तुम भी क्या रहो, मौन रहो। अगर ऐसी वाणी तुम्हारी, ऐसे वचन तुम्हारे नहीं है तो, ठीक है। स्वान्तात् बहिर्मा कृथाः, तो एकदम चुप रहो। अपने काव्य जो तुम्हारा जो छोटा मोटा काव्य है उसको लेकर के अपने हृदय में
बैठे रहो। अब देखो क्या बोलते हैं, अत्र पूर्वार्धे तृतीय चरणे च लोकोत्तर निर्माण प्रतिपादके यो मार्गो न स चतुर्थ चरणे कदर्य काव्य प्रतिपादक इति वैषम्यमेव गुणः। अब देखिए पूर्वार्ध में और तृतीय चरण में जो काव्य मार्ग का ग्रहण किया गया है ना, वो कैसा है? तो वहां पर देखिए आप सब पदार्थ कैसे हैं, वहां पर अच्छे पदार्थ हैं, ठीक है, मृद्विका है, माधुरी है ना, काव्य की बात कही जा रही है। और चतुर्थ चरण में क्या कर दिया है, तो बोल रहे हैं कदर्य काव्य प्रतिपादक। लेकिन जो चतुर्थ चरण का काव्य मार्ग है वो कदर्य काव्य को कह रहा है, वहां पर दुष्कृत की बात आ रही है ना। और भी इस प्रकार से वहां पर कुत्सा उत्पन्न हो रही है ना। तो देखो यहाँ पर दोनों काव्य मार्गों में भेद हुआ ना। अरे भाई दृष्टांत भी देना था तो कुछ और दे सकते थे, लेकिन दृष्टांत भी क्या दे रहे हैं कि जैसे कोई पापी अपने पाप के विषय में चुप रहता है, ऐसे तुम चुप रहो। तो ये क्या है, कुत्सित काव्य का प्रतिपादक काव्य मार्ग है। और पूर्वार्ध में और तृतीय चरण में क्या है, सुकाव्य का प्रतिपादक काव्य मार्ग है, ठीक है, लोकोत्तर निर्माण प्रतिपादक काव्य मार्ग है। तो इस प्रकार से काव्य मार्ग में भेद आया ना, माने पहले 3 चरणों में जो काव्य मार्ग है उसका निर्वाह चतुर्थ चरण पर्यंत नहीं किया कवि ने, और ये वैषम्य आया। तो ये वैषम्य ही गुण है, ये विषमता ही काव्य की शोभा को बढ़ाती है। अब आप इसमें आग्रह करने लगेंगे कि नहीं, इसमें पूरा एकदम अंतिम तक उसका निर्वाह कीजिए काव्य मार्ग का, तो इस प्रकार का जो वैषम्य गुण बन रहा है वो गुण नहीं बनेगा, ठीक है। यही जो विषमता है वही काव्य की शोभा बढ़ाती है। वहाँ पर ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए कि उपक्रम और उपसंहार में, उपक्रम से उपसंहार पर्यंत एक ही विधि का, काव्य विधि का, काव्य मार्ग का निर्वाह करना चाहिए। एवं आग्रह तत्र कविषु न कर्तव्यः। अस्तु, तो इस प्रकार से आचार्य वामन का जो समता नामक गुण है उसका भी निराश हो जाता है। अब बात आती है कांति और सौकुमार्य आदि गुणों की, ठीक है। तो कहते हैं ग्राम्य, तो बोला था ना कि कुछ गुणों को ये दोषाभाव मानते हैं, ठीक है। कुछ गुणों का तो साक्षात खंडन ही कर देंगे, है ना, कि वो तो दोष ही है सीधा, जैसे समता के लिए बोला। और कुछ बोलते हैं कि कुछ जो गुण आप मान रहे हो वो दोषाभाव है, वो पृथक गुण मानने का उनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इन दोषों का यदि आप अपने काव्य में परिहार कर देंगे तो वो अर्थ का लाभ हो जाएगा आपको, वो कोई अलग से गुण नहीं है, ठीक है। तो जैसे ग्राम्यत्व कष्टत्वयोः त्यागात् कांति सौकुमार्ययोः गतार्थता। आपके 2 गुण ऐसे हैं, एक तो कांति और एक सौकुमार्य, ठीक है। तो कांति में क्या बताया था कि ऐसे गुणों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो सहृदयों में प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। और कोमल शब्दों का प्रयोग करना, तो बोलते हैं कि देखो 2 काव्य के दोष हैं, एक तो होता है कष्टत्व, ग्राम्यत्व दोष, और एक होता है कष्टत्व दोष। बताया था ना कि चुंबनम देहि मे भार्ये काम संताप नाशकम, ऐसा कुछ था करके वो, है ना, काम संतृप्तिदायकम, ये जो बताया था ना कांति का उदाहरण। तो बोले यहाँ पर तो ग्राम्यत्व दोष है, अगर आप ग्राम्यत्व दोष का ही परिहार कर देंगे, ग्राम्यत्व दोष को नहीं करेंगे काव्य में, तो इस प्रकार की कांति का लाभ हो जाएगा। तो दोषा भाव मानिए उसको, आप गुण मत मानिए। और अभाव पदार्थ तो पृथक स्वीकृत है ना, किसी के अभाव को आप कोई नया पदार्थ की संज्ञा नहीं दे सकते, है ना। कि देखिए वहाँ पर न्याय शास्त्र में क्या होता है, तर्क संग्रह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो है ना तम, उस तम का दशम द्रव्यत्व का सिद्धि करना चाहते हैं पूर्व पक्षी लोग। तो वहाँ पर नैयायिक यही युक्ति देते हैं कि तम जो है वह कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, अंधकार जो है वो कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, वह तो तेज का अभाव है। तो किसी के भी अभाव को आप क्या नहीं दे सकते, कोई एक पदार्थ की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि फिर ऐसे तो अनंत पदार्थ हो जाएंगे।
और वस्तुतः बात यह है, नाने द्रव्य नहीं बोल सकते, और वस्तुतः बात यह है कि द्रव्य वो होता है जिसमें गुण और क्रिया रहती है ना। तो इस प्रकार के जो अभाव होते हैं उनमें गुण और क्रिया नहीं रहती। तो ऐसे ही यहाँ पर बोलते हैं आचार्य मम्मट कि ग्राम्यत्व दोष का जो अभाव है उसको आप गुण मत कहिए कांति, और कष्टत्व नाम का एक गुण होता है, दोष होता है, उसका जो अभाव होता है उसको आप सौकुमार्य गुण कहते हो, ये भी सही नहीं है। तो वस्तुतः ग्राम्यत्व दोष के अभाव से, ग्राम्यत्व दोष के त्याग करने से आपका कांति की गतार्थता हो जाती है, और कष्टत्व रूप दोष का त्याग करने से, कष्टत्वाभाव होने से काव्य में आपका जो सौकुमार्य गुण है उसकी भी गतार्थता हो जाती है। अतः दोषद्वयस्य अभावेन भवदभिमतयोः कान्तिसौकुमार्ययोः गतार्थता सिद्ध्यति, यतः पृथक् गुणत्वं कान्तिसौकुमार्ययोः न स्वीकर्तव्यम। इनको आप पृथक गुण मत मानिए, ठीक है। उसी प्रकार से प्रसादेन च अर्थव्यक्तेः, अर्थव्यक्ति जो आपका एक गुण है आपने बताया, उसका जो गतार्थता है वो प्रसाद गुण से हो जाती है, माने उसका अंतर्भाव जो है वो प्रसाद गुण में हो जाता है। हमारा जो प्रसाद गुण है, ठीक है, माधुर्योज प्रसाद में जो अन्यतम गुण है उसमें से प्रसाद में उसकी अंतर्भाव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बता दिया इन्होंने शब्द गुणों का खंडन आचार्य मम्मट के दृष्टि में। कथम वामनोक्ताः दश शब्दगुणाः क्वचित् क्लृप्तगुणेष्वन्तर्भवन्ति, क्वचित् दोषाभावतया निरस्यन्ते, क्वचिच्च दोषतया निरस्यन्ते इति एतावता शब्दगुणानां मीमांसां व्यधात् पण्डितराजः। इतः अर्थगुणानामेव एवमेव निरासः भवति, तम इदानीं विषयीकरोति पंडितराजः। पश्यन्तु, अब यहाँ से अर्थगुणों का खंडन प्रारंभ करते हैं। अर्थगुणेष्वपि श्लेषः ओजस आद्याश्चत्वारो भेदाः वैचित्र्यमात्ररूपाः न गुणांतर भावमर्हन्ति। अर्थगुणों में भी क्या है, जो श्लेष है अर्थगुण और ओज गुण के जो पहले चार भेद हैं, यानी कि एकस्य पदार्थस्य बहुभिः पदैः अभिधानम्, अनेकेषां पदार्थानाम् एकेन पदेन अभिधानम्, अर्थात् वाक्यार्थस्य पदेन अभिधानम्, पुनः वाक्यार्थस्य एकस्य अनेकैः वाक्यैः अभिधानम्, पुनः अनेकेषां वाक्यार्थानाम् एकेन वाक्येन अभिधानम्। एवं ये चत्वारो भेदाः ओजो गुणस्य आद्याः वर्तन्ते, तेषां पुनः श्लेषस्य एतेषां पंचानाम् अर्थगुणानां वैचित्र्यमात्र रूपत्वमस्ति। ये क्या है, वैचित्र्यमात्र है इनमें, इसीलिए उनको पृथक गुण मानना उचित नहीं है। गुणांतर्भावमर्हन्ति, न गुणांतर्भावमर्हन्ति, अर्थात पृथक गुणतया एतेषां गुण अर्थगुणानाम् अभिधानं न उचितम्, अयमर्थः। अस्तु, अन्यथा प्रतिश्लोकम अर्थवैलक्षण्यात् गुणभेदापत्तेः। अगर आप ऐसे बोलोगे कि भैया अर्थ में वैलक्षण्य होना गुण ही तो है अर्थ का, इसमें क्या समस्या है आपको गुण मानने में? अर्थगत जो वैलक्षण्य है, वैचित्र्य है, उक्ति वैचित्र्य जो है, उसको गुण मानने में क्या समस्या है? तो उसके लिए बता रहे हैं कि अगर आप प्रतिश्लोक जो अर्थ होता है तद्गत वैलक्षण्य को भी गुण मानेंगे तो फिर तो क्या होगा, प्रतिश्लोक में अर्थ वैलक्षण्य होने से हर एक श्लोक का जो अर्थ होता है वो पहले वाले से भिन्न होता है, ठीक है, विचित्र होता है। तो ऐसे तो वैलक्षण्यात् गुण भेदापत्ति है, गुण भेदों की आपत्ति आएगी, अर्थात
गुण भेदों में अनंत्यापत्ति आएगी, अनंत गुण भेद हो जाएंगे। जितने श्लोकार्थ हैं तावत गुण अर्थ गुण हो जाएंगे। केवल आप सोचो कि 5 ही अर्थ गुण रहेंगे, ये उक्ति वैचित्र्य रूप जो है वैसा नहीं है। प्रति श्लोकार्थ वैलक्षण्य होने से, प्रति श्लोकार्थ में विलक्षणता होने से अनंत अर्थ गुण काव्य में संभव होने लगेंगे। इसीलिए क्या नहीं मान सकते, वैचित्र्य मात्र को, अर्थगत वैलक्षण्य मात्र को आप गुण नहीं मान सकते। इसीलिए 5 का तो एक बार में ही खंडन कर दिया। 5 माने श्लेष का और ओज गुण के जो 4 प्रकार हैं उनका। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अर्थ गुण जो हैं उन अर्थ गुणों में भी दोषाभावतया उनका स्वीकार करते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताया ना शब्द गुणों में कि ग्राम्यत्व जो है वो उसका अभाव करने से कांति गुण हो जाएगा और कष्टत्व का परिहार करने से, कष्टत्व का त्याग करने से काव्य में सौकुमारी नामक शब्द गुण हो जाएगा। उसी प्रकार से अब दोषाभावतया गुणों की स्थिति को बताते हैं, अर्थ गुणों की स्थिति को बताते हैं आचार्य मम्मट के मत में पंडित राज। देखिए तो पहला है अनधिक पदत्वात्मा प्रसादः। ठीक है, हमारा जो आपने जो प्रसाद बताया ना वो कैसा है, अनधिक पदत्वात्मा, माने प्रसाद गुण क्या था आचार्य वामन के मत में, अर्थगत जो प्रसाद है कि यावदर्थापेक्षित पदों का होना, माने जितना अर्थ उपस्थित हो रहा है उससे अधिक वाचकों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए वाक्य में, और उससे कम भी वाचक पद नहीं होने चाहिए। तो अनधिक पदत्वात्मा प्रसाद बताया आपने, तो इसका तो गतार्थता किससे हो जाएगी, तो बोलते हैं अधिक पदत्व नामक एक दोष मानते हैं हम काव्य में। ठीक है, आप लोगों ने काव्य प्रकाश के पाठ के समय दोषक प्रकरण में सप्तमोल्लास में पढ़ा था अधिक पदत्व। ठीक है, तो यदि आप उस अधिक पदत्व दोष का परिहार कर देंगे, त्याग कर देंगे, तो ये आपका जो प्रसाद गुण है अर्थगत वो हो जाएगा। तो वस्तुतः जो प्रसाद गुण है वो गुण नहीं है, वो तो अधिक पदत्व रूप दोष का अभाव है। ठीक है, उसी प्रकार से उक्ति वैचित्र्य वपुः माधुर्यम, उक्ति वैचित्र्यम वपुः नाम शरीरम अर्थात स्वरूपम यस्य, वपुष प्रातिपदिक है उसका अर्थ होता है शरीर। तो अब गुण का शरीर क्या होगा, तो गुण का स्वरूप लक्षण क्या है, तो कहते हैं उक्ति वैचित्र्य रूपम यत् माधुर्यम तद अनवीकृतत्व रूप दोषाभावतया गतार्थो भवति। आपका जो उक्ति वैचित्र रूप माधुर्य गुण है अर्थगत, यदि आप अनवीकृतत्व रूप दोष का अभाव करते हैं काव्य में, तो उस गुण का लाभ हो जाएगा। तो माधुर्य अर्थगत जो माधुर्य है उसको मानने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं अपारुष्य शरीरम सौकुमार्यम, अर्थगत सौकुमारी क्या है, तो कहा कि आया था ना वहां पर, तो अर्थगत अपारुष्य क्या है आप लोगों को याद होगा, तो हमने बताया था कि किसी भी अर्थ में अनवसर पर शोक का उपस्थित हो जाना है ना, कि वो आया था ना श्लोक पांथोयम गच्छति प्रिया मरण कातरः, है ना, तो अनवसर पर शोक का उपस्थित हो जाना, तो हमने क्या बताया था वहां पर कि इसको ही दोष मानते हैं आचार्य मम्मट, और अमंगल व्यंजक अश्लीलत्व दोष होगा यहाँ पर। तो वही बोल रहे हैं कि अगर अपारुष्य शरीर जो आपका सौकुमारी अर्थ गुण है, वो अगर आप अमंगल रूप अश्लील दोष का परिहार करते हैं, त्याग करते हैं, तो आपका ये जो सौकुमार्य है ये भी उस दोषाभाव रूप से गतार्थ हो जाएगा। तो अमंगल व्यंजकाश्लीलत्व दोष के अभाव को आप गुण मत कहिए, उसी को आप सौकुमारी गुण कह रहे हैं। उसी प्रकार से आपने बोला कि उदारता जो है अर्थगत वो कैसी है, तो वो है अग्राम्यत्व रूपा।
तो इसके लक्षण में ही आ गया, देखो अग्राम्यत्व। तो इसका मतलब ग्राम्यत्व रूप दोष का यदि आप अभाव करते हैं तो आपका जो अर्थगत उदारता गुण है वो भी गतार्थ हो जाएगा, ठीक है, दोषाभाव से ही। और वैषम्या भाव लक्षणा समता, वैषम्या भाव जो है वो क्या है, समता का स्वरूप है। समता कैसी होती है, वैषम्या भाव रूप। तो उसको करने के लिए क्या करना है, तो हमारा एक दोष है भग्न प्रक्रम दोष, उसको क्या कर दीजिए, भग्न प्रक्रम दोष का अभाव कर दीजिए, भग्न प्रक्रमत्व दोष का परिहार कर दीजिए, तो आपकी जो अर्थगता समता है उसका लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समता को भी पृथक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी एक दोष विशेष का अभाव है, ठीक है। उसी प्रकार से साभिप्रायत्वात्मक पंचम ओजस प्रकार, साभिप्रायत्व रूप बताया था ना, ओज गुण का पंचम प्रकार कैसा है, तो कहा कि जहां पर विशेषण साभिप्राय होते हैं अर्थात प्रकृतार्थ पोषक होते हैं, तो उन विशेषणों के होने पर भी अर्थगत ओज होता है। उसका उदाहरण भी दिया था ना कि गणिका जामिल इत्यादि का जो उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान मेरा उद्धार क्यों नहीं करेंगे, उनके लिए मैं उपेक्षे नहीं हूँ सर्वथा, ऐसा जो उदाहरण आया था वहाँ पर ध्यान दीजिए। तो वो जो आपका गुण है ओज का पंचम प्रकार, ओज साभिप्रायत्व रूप जो ओज का पंचम प्रकार है, वो कब हो जाएगा, तो यदि आप काव्य में अपुष्टार्थ रूप दोष का अभाव करेंगे, ठीक है। यह भी एक दो अर्थ दोष में इसका परिगणन किया है सप्तमोल्लास में, अपुष्टार्थत्व दोष होता है। तो यदि आप अपुष्टार्थत्व रूप दोष का परिहार कर देंगे तो ओज का पंचम प्रकार जो है विशेषण का साभिप्राय होना वो भी सिद्ध हो जाएगा। तो ओज गुण भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी क्या है, गतार्थ हो जाएगा अपुष्टार्थत्व रूप दोष के अभाव से ही। तो इसको भी पृथक गुण मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और स्फुटरसत्व रूपा कांतिश्च, और एक तो अर्थव्यक्ति, हाँ, स्वभाव स्फुटत्वात्मिका अर्थव्यक्ति ही, और अर्थगत जो अर्थव्यक्ति गुण है उसका स्वरूप क्या है, तो बताया था ना, किसी प्रतिपाद्य वस्तु का असाधारण क्रिया अथवा असाधारण रूप का जो वर्णन है वो अर्थगत अर्थव्यक्ति गुण है, ठीक है। तो हमने बताया था वहां पर भी जब इसका व्याख्यान हो रहा था कि इसी को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं काव्य शास्त्र में, कि अगर आप किसी प्रतिपाद्य वस्तु का असाधारण रूप या क्रिया का वर्णन करते हैं तो वो स्वभावोक्ति अलंकार हो जाता है। तो मैंने आपको श्लोक भी बोला था उसमें अभिज्ञान का, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि ही, है ना, पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम, है ना, षष्पैरर्धावलीढ़ै श्रम विवृत मुख भ्रंश किरणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। यहाँ पर कालिदास ने मृग के जो क्रिया है उसका असाधारण क्रिया है उसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर अन्य काव्य शास्त्रियों के मत में क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि जब हम किसी पदार्थ का असाधारण क्रिया यानी स्वभाव का वर्णन करते हैं स्वभावोक्ति अलंकार होता है। लेकिन आचार्य वामन के मत में यहाँ पर ये अर्थव्यक्ति नाम का अर्थ गुण है, ठीक है। तो वही बोलते हैं आचार्य जगन्नाथ कि यदि आप इसको भी गुण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि स्वभावोक्ति नामक एक अलंकार है, उस अलंकार से अर्थगत जो अर्थव्यक्ति गुण है उसकी भी गतार्थता हो जाती है, ठीक है। गतार्थता का अर्थ होता है कि उसका काम हो जाना, उसके होने से ही, किसी दूसरे पदार्थ के होने से ही किसी अन्य पदार्थ का कार्य सिद्ध हो जाना, ठीक है। मान लीजिए एक राम नाम का व्यक्ति है, एक श्याम नाम का व्यक्ति है, तो हमको दो लोगों की आवश्यकता है। मान लीजिए एक हमको पाचक के रूप में चाहिए और एक हमको गोपालक के रूप में चाहिए। तो राम गोपालक तो है लेकिन उसको पाक भी आता है, मान लीजिए गाय की सेवा भी करेगा वो
और उसको खाना बनाना भी आता है, और श्याम जो है वो केवल पाचक है। तो प्रस्ताव ये आया कि राम और श्याम दोनों को भर्ती कर लो, तो राम आपका क्या करेगा, गोपालक बन जाएगा, और श्याम जो है वो पाचक बन जाएगा। ऐसे दो व्यक्ति हैं। लेकिन जब राम को हमने अपॉइंट किया, उसको रिक्रूट किया, तो देखा कि इसको तो पाक भी आता है। तो इसी को कहते हैं कि राम के द्वारा ही क्या हो गई, श्याम की गतार्थता हो गई। गतम अर्थात सिद्धम, अर्थम अर्थात प्रयोजनम यस्य सह गतार्थः, अर्थात जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है। तो राम के होने से ही श्याम का जो पाक क्रिया थी वो सिद्ध हो गई। तो अब क्या होगी, इसी को कहते हैं कि राम के द्वारा श्याम गतार्थ हो गया। तो इस वो ही बोलेंगे कि स्वभावोक्ति अलंकार से ही यहाँ पर गतार्थ हो जा रहा है आचार्य वामन का जो अर्थव्यक्ति गुण है, अर्थगत जो गुण है। तो इस प्रकार से अपुष्टार्थ रूप दोषाणाम निराकरणेन, तो यहाँ तक तो आप क्या करना, साभिप्रायत्व रूप जो ओज का पंचम प्रकार है वहां तक तो क्या करेंगे, हम तत्त गुणों को दोषों का निराकरण से ही मान सकते हैं। एते गुणाः अर्थगताः वामनाभिमताः एते गुणाः एतेषां दोषविशेषाणां निराकरणेन अभावेन गतार्थाः जायन्ते। ठीक है, अगर आप इन दोषों का, काव्य दोषों का अभाव करते हैं, निराकरण करते हैं, तो आपके ये अर्थ गुण सिद्ध हो जाएंगे। और उसके बाद आपने जो अर्थ व्यक्ति माना वो स्वभावोक्ति अलंकार से गतार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस देखो, मैं इसीलिए आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस गद्य में ऐसे अर्थ बता रहा हूँ कि आपको अर्थ जल्दी समझ में आए। तो प्रसाद का गतार्थता किससे होगी, अधिक पदत्व के निराकरण से। तो निराकरण पद से सबका अन्वय करना है ना, षष्ठ्यंत बना करके कि अधिक पदत्वस्य दोषस्य निराकरणेन अनधिक पदत्वात्मा प्रसादः गतार्थो भवति। ठीक है, ऐसे एक एक वाक्य बनाना है आपको। पुनः अनवीकृतत्व दोषस्य निराकरणेन उक्तिवैचित्र्य रूपम माधुर्यम गतार्थम भवति, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद अंतिम में देखिए, स्वभावस्फुटात्मिका अर्थव्यक्तिश्च स्वभावोक्त्यलंकारेण गतार्था भवति। ठीक है, और एक आपने अर्थगुण बताया कांति। वो कांति का स्वरूप क्या है कि रस का स्पष्ट प्रतीत होना, वो बताया था ना, स्फुट प्रतीति विषयत्वम या स्फुट प्रतीयमानत्वम, है ना, रस का जल्दी स्पष्ट रूप से प्रतीत होना ही क्या है, अर्थगत कांति गुण है। तो उसको बोल रहे हैं कि उसको हम क्या करेंगे, रसध्वनि रसवद अलंकारयोश्च स्वीकरणेन, वहां पर हम रसध्वनि अथवा अप्रधान है कोई रस, विद्यमान रस, तो रसवद अलंकार मानने से उसकी भी गतार्थता हो जाती है। तो पृथक कांति गुण भी मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपके जो 10 अर्थ गुण हैं उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो भी क्या है, तो यहाँ पर एक चीज आपने विशेष रूप से देखी कि किसी अर्थगत गुण का आपने कृप्त गुणों में अंतर्भाव नहीं दिखाया है। या तो उनको दोषाभाव माना है, अथवा उनको सीधा दोष रूप ही मान लिया है, अथवा उनका किसी अन्य काव्य तत्व से उनके गुण को गतार्थ कर दिया है। शब्द गुणों की तरह यहाँ पर किसी अर्थ गुण का अंतर्भाव, जो माधुर्योज प्रसाद आदि 3 गुण हैं उनमें अंतर्भाव नहीं किया है। ठीक है, ये एक विशेष बात है। तो स्वभावोक्ति अलंकारस्य पुनः रसध्वनि रसवद अलंकारयोश्च स्वीकरणेन। तो देखो तृतीयांत पदों का दोनों को देखो, निराकरणेन एतेषां दोषाणां निराकरणेन पुनः स्वभावोक्ति अलंकारस्य रसध्वनिश्च स्वीकरणेन। तो निराकरणेन स्वीकरणेन, दोषों का निराकरण करने से और स्वभावोक्ति अलंकार और रसध्वनि को स्वीकार करने से, ये आपके जो इतने अर्थ गुण हैं 8 लगभग, उनका हम क्या कर देते हैं, उनको हम गतार्थ कर देते हैं, वे गतार्थ हो जाते हैं। इसीलिए पृथक उनको
गुण रूप में कहना, अर्थ गुण बताना उचित नहीं है। ठीक है। अब लेते हैं समाधि को, अर्थगता जो समाधि है। तो बताया था ना कि कवि का जो विचार है ना, कवि का जो कि मया अभिधीयमानः अर्थः पूर्ववर्णितार्थस्य छायारूपः अस्ति, अथवा मया अभिधीयमानः अर्थः पूर्ववर्णितापूर्वः अस्ति। पूर्ववर्णित अर्थ से अपूर्व है, माने पहले कोई अर्थ ऐसा वर्णित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का जो द्विधा आलोचन है कवि का, वही क्या है, समाधि है ना, अर्थगत समाधि गुण है। तो उसके लिए बोल रहे हैं समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणम। अरे भाई, समाधि तो कविगत काव्य का कारण है, ये कोई काव्य का गुण नहीं है, न गुण। तो बोलते हैं कि काव्य कारण होने पर भी समाधि यदि गुण बन रही है तो आपको क्या दुख हो रहा है भाई, बन जाने दो। अगर कोई व्यक्ति, उसके पास एक योग्यता है और दूसरी योग्यता भी यदि उसमें आ रही है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिला कलेक्टर है और उसको कोई दूसरा भी पद मिल गया, उसको दूसरे पर कोई कार्य मिल गया निर्वाह करने के लिए दायित्व, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। तो बोले नहीं, अगर ऐसा होगा, अगर आप काव्य कारण को भी गुण मानने लगेंगे तो प्रतिभा रूप जो काव्य कारण है ना, प्रतिभाया अपि काव्य गुणत्वापत्ति है। ठीक है। तो प्रतिभा की भी काव्य गुणत्वापत्ति होगी, उसको भी काव्य का गुण मानना होगा फिर। ठीक है। जो कि आप भी नहीं मानते हो, हम तो मानते ही नहीं है। ठीक है। तो समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणम न गुणः। तो वो क्या है, गुण नहीं है, वो तो काव्य का कारण है जो कवि में रहता है, कवि की आत्मा में रहता है। तब उसको भी, उसमें भी शंका होगी कि अगर काव्य का कारण होते हुए अगर वो काव्य का गुण बन जाए समाधि, तो उसमें क्या हानि है। तो कहते हैं नहीं, काव्य के कारण को यदि आप गुण मानेंगे तो एक काव्य कारण होता है प्रतिभा, कविगता प्रतिभा, उसकी भी काव्य गुणत्वापत्ति होगी, इसीलिए ऐसा नहीं मान सकते। ठीक है। अतस्त्रय एव गुणाः इति मम्मटभट्टादयः। एतावता आचार्य मम्मटस्य यः विमर्शः अस्ति वामनोक्तानां 20 गुणानां विषये, सः विमर्शः अत्र पंडितराजेन विषयीकृतः। ठीक है। यहाँ तक इन्होंने आचार्य मम्मट ने जो वामनाचार्य का खंडन किया है उसको बताया। ठीक है। अब बताएंगे कि माधुर्य आदि गुणों की व्यंजिकाएं जो रचना होती हैं, उन रचनाओं का क्या स्वरूप है, वो रचनाएं कैसी होती हैं। तो उन रचनाओं का निरूपण यहाँ से प्रारंभ करते हैं, है ना। अभी आया ना माधुर्य व्यंजकम अथवा ओजो व्यंजकायाम रचनायाम अंतर्भावः। तो जिज्ञासा होगी ना कि आपने जो बोला कि ओजो व्यंजक रचना में अंतर्भाव कर दीजिए, श्लेष उदारता प्रसाद और समाधि का शब्दगत गुणों का। तो बोलते हैं माधुर्य ओजो व्यंजक माधुर्य व्यंजक जो रचनाएं हैं वो क्या हैं। तो आप तीनों गुणों की रचनाएं बताइए। तो यहाँ पर अवसर संगति इस प्रकार से आती है। तो अब यहाँ पर तीनों गुणों की जो व्यंजक रचनाएं हैं उनको बताते हैं कि कैसी कैसी रचनाएं माधुर्यादि गुणों की व्यंजिकाएं होती हैं, किस किस प्रकार की रचना से माधुर्यादि गुण व्यंग्य होते हैं तत्तद रसों में। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले माधुर्य की व्यंजिका जो रचना होती है उसको बता रहे हैं कि माधुर्य गुण कब व्यंग्य होता है। देखिए, तत्र अर्थात व्यंजकासु गुणत्रितय व्यंजकासु रचनासु प्रथमा, है ना, माधुर्य व्यंजिका रचना टवर्गवर्जितानां वर्णानां। टवर्ग के जो 5 वर्ण हैं उनसे रहित, उनको छोड़कर जो वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण हैं, ठीक है, यानी कि अल्प प्राण, है ना, वर्गाणाम प्रथम तृतीय यणश्चाल्प प्राणाः। ठीक है। अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं उन वर्णों से, तो प्रथम तृतीय ही, ठीक है। और देखिए, सब इन सबका अन्वय जो तृतीयांत शब्द है ना, इनका सबका अन्वय शोभिता में होगा। वर्गों के प्रथम और तृतीय वर्णों से जो शोभित है, लेकिन सभी वर्गों के नहीं, 4 वर्गों के ही,
क्योंकि टवर को छोड़ना है, ठीक है। तो 4 वर्गों के प्रथम और तृतीय अक्षर से जो रचना शोभित है और शर भी, ठीक है। तो शर प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, श, श और स, ठीक है। तीनों प्रकार के सकार और ह, ठीक है। नहीं, ये सर में 3 ही आएंगे, केवल ह नहीं आएगा, वो शल में आता है। तो शर माने तीनों सकार और अंतस्थैश्च, ठीक है। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो वो भी यणोन्तस्थाः, 4 जो यण वर्ण है, ठीक है, य व र ल, ये 4 अंतस्थ वर्ण, इनसे जो घटिता है, इनसे जो निर्मिता रचना है, ठीक है। हाँ, तो इन पहले जो 2 तृतीयांत पद हैं उसका घटिता में अन्वय कर लीजिए कि इनसे जो घटित है, इनसे जो बनी हुई है, ठीक है, ऐसी रचना, जहां पर वर्गों के प्रथम और तृतीय अक्षर हैं, शर वर्ण हैं, तीनों सकार हैं और यर लव, ये 4 वर्ण हैं, बस टवर्ग नहीं होना चाहिए। तो इन वर्णों से जो घटित है, ठीक है। और अब ये तो वर्णों की बात हो गई, अब स्वर वर्णों में भी तो बताइए, तो बताते, ये तो व्यंजन वर्णों की बात हो गई। अब स्वर वर्णों के लिए बोलते हैं नैकट्ये ना, पास में, है ना, निकटता से, प्रयुक्त ही, पास पास में जो प्रयुक्त हैं, ज्यादा अंतर से जिनका प्रयोग नहीं किया गया है, तो नैकट्ये न प्रयुक्त ही अनुस्वार परसवर्ण ही, अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए और परसवर्ण का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो नैकट्य में प्रयुक्त जो अनुस्वार और परसवर्ण है, ये 2 विधियां हैं व्याकरण शास्त्र की, ठीक है, अनुस्वार और परसवर्ण। तो इनसे और शुद्धानुनासिकैश्च, शुद्ध जो अनुनासिक हैं, ठीक है, ये भी एक विधि है, ठीक है। तो अनुनासिक से जो शोभित है ऐसी रचना, तो देखो स्वर वर्णों की भी व्यवस्था बता दी कि जहां पर पास में ऐसी रचना हो, जहां पर पास में अनुस्वारों का प्रयोग किया गया हो, परसवर्ण का प्रयोग किया गया हो और अनुनासिक का प्रयोग किया गया हो, ऐसी रचना। और वक्ष्यमाणैः सामान्यतो विशेषतश्च निषिद्धैः संयोगाद्यैः अचुंबिता, है ना। अभी जिनके बारे में हम बताएंगे जल्दी ही, ऐसे संयोग से रहित होनी चाहिए, माने माधुर्य व्यंजक रचना में ज्यादा संयोग नहीं होने चाहिए, संयुक्ताक्षर ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। सामान्य तो भी नहीं होने चाहिए, विशेषता भी नहीं होने चाहिए। अब संयोग सामान्य कब होता है, विशेष कब होता है, तो वो आगे बताएंगे। मतलब सामान्यतः निषेध कब होता है उसका और विशेषतः निषेध कब होता है, तो वो उसी प्रकरण में बताएंगे। लेकिन उभयथा जो निषिद्ध है, सामान्य रूप से भी जो निषिद्ध है और विशेष रूप से भी जो निषिद्ध है, ऐसे संयोग आदि के द्वारा जो अचुंबिता है अर्थात असंयुक्ता है, माने जिस रचना में संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो एक तो ऐसी होनी चाहिए। और अवृत्ति ही, वृत्तिर्नाम समासः, ठीक है, वृत्ति माने समास। यहाँ पर वैसे तो वृत्ति के अर्थ अलग अलग होते हैं, 4 या 5 अर्थ होते हैं व्याकरण शास्त्र में वृत्ति के, है ना, एक शेष सनाद्यंत आदि जो है, लेकिन यहाँ पर वृत्ति शब्द का अर्थ है समास, है ना। तो अवृत्ति ही, एक तो माधुर्य की व्यंजक रचना कैसी होनी चाहिए, अवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात उसमें समास हो ही नहीं। अगर माधुर्य गुण को व्यंग्य कराना है तो रचना कैसी होनी चाहिए, समास से रहित होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा लगता है समास में लिखना, तो भी अल्प समास होना चाहिए, मृदु वृत्ति होना चाहिए, है ना, छोटे 2-2 शब्द के समास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 15-15 शब्द के समास कर दिए बड़े बड़े, वो जो व्यंजक रचना में जैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो या तो जो रचना है वो असमासा हो अथवा मध्यम समासा हो, अल्प समासा हो, ठीक है। तो मृदु वृत्ति ही वा रचना, रचना नाम आनुपूर्व्यात्मिका, आनुपूर्वी वर्णों की जो आनुपूर्वी होती है उसको हम रचना कहते हैं। तो इस प्रकार की जो रचना है, अब वो किस प्रकार की रचना है तो उसकी विशेषता याद रखिए। सबसे पहले उसमें टवर्ग के वर्ण नहीं होने चाहिए, वर्गों के द्वितीय
चतुर्थ वर्ण नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी कि प्रथम और तृतीय वर्ण होने चाहिए व्यंजन वर्णों में। षड प्रत्याहार के वर्ण सकार होने हो सकते हैं, अंतस्थ यण जो वर्ण है वे हो सकते हैं, ठीक है, और पास में अनुस्वार, परसवर्ण और अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए, और किसी भी प्रकार से उसमें संयुक्त अक्षर का प्रयोग अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और समास के विषय में ये बात है कि या तो समास हो ही नहीं, तो पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए माधुर्य व्यंजक रचना में समास हो ही नहीं, और अगर समास कर भी रहा है कभी तो मध्यम समास होना चाहिए, अल्प समास होना चाहिए, ठीक है। तो एवं आनुपूर्व्यात्मिका या रचना अस्ति, आनुपूर्वी है स्वरूप जिसका, ऐसी जो रचना है वो रचना माधुर्य की व्यंजिका होती है। ऐसी रचना को हम माधुर्य की व्यंजिका रचना कह सकते हैं, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि आपने तो केवल प्रथम और तृतीय का ही बोला है, तो अगर द्वितीय चतुर्थ आदि वर्णों का प्रयोग कर दिया तो क्या समस्या है, तो बताते हैं उसका कि उसका प्रातिकूल्य होता है, ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थास्तु वर्ग्याः, वर्ग के जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हैं अर्थात महाप्राण है ना, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणाः, द्वितीय चतुर्थाः शलश्च महाप्राणाः, शल प्रत्याहार के वर्ण और ये जो वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होते हैं वे महाप्राण होते हैं। तो उसमें थे शल प्रत्याहार में से शकार को तो ले लिया तीनों को, लेकिन वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों को नहीं लिया। तो द्वितीय चतुर्थास्तु वर्ग्याः गुणस्यास्य न अनुकूलाः, इस गुण के यानी माधुर्य गुण के अनुकूल नहीं होते। कौन? वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होते हैं ना, जैसे ख, घ, छ, थ, फ इत्यादि वर्ण जो होते हैं, ठीक है। तो नानुकूलाः और नापि प्रतिकूलाः, प्रतिकूल भी नहीं है, देखिए उनका प्रयोग होने से प्रतिकूल भी नहीं है, लेकिन कब? दूरतया सन्निवेशिताश्चेत, अगर उनका आप दूर दूर प्रयोग करोगे तो प्रतिकूल भी नहीं है, उदासीन हो जाएंगे, ना गुण का उत्कर्ष करेंगे, उसको व्यक्त करेंगे, ना उसका प्रतिबंध करेंगे, ना उसको रोकेंगे व्यंग्य होने से, अगर दूर प्रयोग किया गया है तो। लेकिन अगर आपने पास में ही प्रयोग कर दिया, जटा कटाह सभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी, तो फिर प्रतिकूल हो जाएंगे, हाँ। लेकिन दूर जब आप प्रयोग करते हैं द्वितीय चतुर्थ वर्णों का, तो वो वे उदासीन हो जाते हैं वर्ण, ना वो प्रतिबंध करते हैं माधुर्य गुण का और ना ही उसके व्यंजक बनते हैं, ठीक है। तो नानुकूलाः नापि प्रतिकूलाः, लेकिन कब? जब दूर प्रयोग किए जाते हैं, दूर दूर रहते हैं। अगर पास में प्रयोग कर दिया आपने तब तो प्रतिबंधक हो जाए, प्रतिकूल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने जब मुख्य व्यंजक रचना को बताया, मुख्य लक्षण जब बताया, इसीलिए उनका ग्रहण वहां पर नहीं किया, उसको हम अलग से बता रहे हैं कि द्वितीय चतुर्थ वर्ण का अगर आप माधुर्य व्यंजक रचना में प्रयोग कर रहे हैं तो दूर कर सकते हैं। दूर होने पर ना वो उस गुण के व्यंजक बनेंगे, ना ही प्रतिबंधक बनेंगे, है ना, उदासीन भाव से रहेंगे, ठीक है, ना उपकार कर रहे हैं ना कुछ काम बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो दूरतया सन्निवेशिताश्चेत, यदि नैकट्येन सन्निवेशिताः चेत प्रातिकूल्यम् आपद्यन्ते माधुर्यस्य, तो फिर वो माधुर्य गुण के प्रतिकूल हो जाएंगे अगर पास में प्रयोग कर दिया तो। नैकट्येन तो प्रतिकूला अपि भवन्ति, वही बोला, अगर आपने पास में प्रयोग किया, निकट प्रयोग किया वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण का, तब तो प्रतिकूल हो जाएंगे। कब प्रतिकूल होंगे? जब यदि तदा यत्तो अनुप्रासः, यदि उन वर्णों के अधीन कोई अनुप्रास की सिद्धि हो जाए तो, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एक शर्त है, पास में प्रयोग करने पर भी हमेशा प्रतिकूल हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कब प्रतिकूल होंगे? कि यदि पास में प्रयोग किया आपने माधुर्य गुण की व्यंजक रचना में द्वितीय चतुर्थ वर्ण का निकट प्रयोग कर दिया और उनके प्रयोग से कोई
अनुप्रास की सिद्धि हो गई। 5 प्रकार का जो अनुप्रास है उसमें से कोई अनुप्रास सिद्ध हो गया, तब जाकर के वो प्रतिकूल माधुर्य गुण के बन जाएंगे। यदि नैकट्येन प्रयुक्तानां वर्गाणां द्वितीय चतुर्थवर्णानां अधीनः कश्चित् अनुप्रासः सिद्धिमेति तदा ते नैकट्येन प्रयुक्ताः वर्णाः प्रातिकूल्यं भजन्ते माधुर्यस्य। ठीक है, अत्रापि कश्चन अस्ति नियमविशेषः माधुर्यगुणस्य व्यञ्जिकायां रचनायाम्। अस्तु, इदानीं परेषाम् आचार्याणां मतं व्याचष्टे आचार्यः। अन्ये तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं वर्गस्थानां पंचानां अविशेषेण माधुर्य व्यंजकता माहुः। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं काव्य शास्त्र में जो वर्ग के सभी वर्णों में क्या मानते हैं, माधुर्य व्यंजकता मानते हैं। अर्थात वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा निषेध्य वर्ण नहीं होता है माधुर्य गुण के व्यंजक के रूप में, वर्ग के सभी अक्षर। ठीक है, तो वर्गस्थानां पंचानां अविशेषेण, अविशेषेण अर्थात सामान्येन एवं नास्ति वर्गस्य प्रथम तृतीय वर्णाः अतिशयेन माधुर्यं व्यञ्जयन्ति, पुनश्च द्वितीय चतुर्थ वर्णाः तदपेक्षया हीनतया माधुर्य व्यंजकाः भवन्ति। एवं नास्ति, सभी बराबर रूप से वर्ग के पांचों अक्षर बराबर समान रूप से क्या होते हैं, माधुर्य गुण के व्यंजक होते हैं, ऐसा अन्य आचार्यों का मत है। ठीक है, अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अस्मिन्नेव अर्थात् गुणानां व्यञ्जकानां रचनानां विषये एव पाठः अग्रेपि प्रवर्तिष्यते। तस्य मीमांसां वयम् आगामिनि पाठे करिष्यामः। एतावता अलम् पाठेन।